हेलो एवरीवन। और आज हम जो टॉपिक है वो डाइस को स्टार्ट करने वाले हैं। डाइस का मतलब होता है पासा। तो पासे के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो डाइस है इसमें दो तरीके की डाइस होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं दो अपोजिट सरफेस का जो टोटल है वो हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे अगर 1 है तो 1 के अपोजिट में 6 आएगा, 2 है तो 2 के अपोजिट में 5 आएगा, 3 है तो 3 के अपोजिट में 4 होना चाहिए। तो 1 प्लस 6 करेंगे 7 होगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 होगा। तो किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 7। तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस। उससे पहले अगर बात करें कि ये जो डाइस शो हो रहा है, इस डाइस में क्या होगा कि ये जो सरफेस शो हो रहे हैं, ये जो नंबर शो हो रहे हैं, ये कहलाते हैं एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट सरफेस का मतलब है अगल बगल जो एक दूसरे से कनेक्टेड सरफेस होते हैं, वो कहलाते हैं एडजेसेंट सरफेस। और इनमें जो नंबर है वो कहलाते हैं एडजेसेंट नंबर। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो एडजेसेंट नंबर है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होंगे। टू अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू वन अनदर। जो अपोजिट फेसेस हैं वो कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगी, या फिर ये कहेंगे जो एडजेसेंट में है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 1 2 3 हो रहा है, अभी फिलहाल ये क्या है, एक दूसरे के एडिशन में है। अगर ये एक दूसरे के एडिशन में है मतलब एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आएंगे। और स्टैंडर्ड डाइस में रूल होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं भी दो अपोजिट सरफेस का जो टोटल है, जो एडिशन है, वो हमेशा 7 होना चाहिए। ना तो 7 से कम और ना ही 7 से ज़्यादा, हमेशा क्या होगा, 7 होगा। अब इसी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या होता है कि दो अपोजिट सरफेस का टोटल 7 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखना है कि जनरल डाइस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरल डाइस में जो एडिशन सरफेस होते हैं, ये जो तीन सरफेस फिलहाल शो हो रहे हैं, इनमें से किन्हीं भी दो एडिशन सरफेस का जो टोटल है वो 7 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4+3 को ऐड कर दिया तो ये 7 हो गया। और हमें क्लियरली पता है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस होता तो 3 और अपोजिट एक दूसरे के 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में आते, जबकि यहाँ पे एडिशन में आ रहे हैं, मतलब ये जनरल डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अब उसके अलावा अगर देखें तो 4 और 5 का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एडिशन सरफेस इसके अकॉर्डिंग हो सकते थे, है ना, ये अपोजिट में जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो 4 और 3 है ये एक दूसरे के जो कहाँ पर आ चुके हैं, एडिशन में आ चुके हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर इनका टोटल 7 हो रहा है मतलब ये जनरल डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी जो एडिशन नंबर है उनका टोटल कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 5 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे है 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस और ओपन डाइस। ओपन डाइस को ही हम बोलते हैं मेकिंग द बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 डाइस। तो 1 डाइस में क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 1 डाइस का मतलब है कि एक ही डाइस दी जाएगी। 2 डाइस का मतलब है कि एक ही डाइस के दो अलग अलग इमेजेस होंगी, तो वो 2 डाइस होगा। 3 डाइस का मतलब है 3 डाइस नहीं होंगी, एक ही डाइस के 3 अलग अलग इमेजेस होंगी और उनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 1 डाइस मतलब एक ही डाइस का एक ही इमेज होगा। 2 डाइस मतलब एक ही डाइस के दो इमेजेस होंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा कौन किसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया, विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 1। 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम 1 डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 1 डाइस के क्वेश्चन में हमेशा फॉलो होता है स्टैंडर्ड रूल। और स्टैंडर्ड रूल क्या होता है कि दो अपोजिट सरफेस का जो टोटल है वो हमेशा 7 होना चाहिए, ना तो 7 से कम और ना ही 7 से ज़्यादा। तो 1 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में 4 होना चाहिए, तभी इनका जो टोटल है वो 7 होगा। तो 1 प्लस 6 करेंगे 7, 2 प्लस 5 किया 7, 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6। तो याद रखना है हमेशा कि जब भी 1 डाइस का क्वेश्चन आएगा, 1 डाइस के क्वेश्चन में हमेशा स्टैंडर्ड रूल फॉलो होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें 1 डाइस का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा। तो 2 के अपोजिट में हमें पता है क्या आना चाहिए, 5, तभी इनका टोटल 7 होगा। मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन बी, और यही आंसर हो जाएगा।
अब याद रखना है कि जो 1 डाइस का क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 डाइस से होता है। 2 डाइस, 3 डाइस और 4 डाइस के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। ठीक, चलिए तो 2 डाइस देखते हैं। 2 डाइस में क्या कहा गया कि ये एक ही डाइस होगी, लेकिन उसके दो अलग अलग इमेजेस होंगे, अलग अलग डायरेक्शन से दो इमेजेस होंगी, और इसके अकॉर्डिंग हमें अपोजिट को फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़े तो क्या पूछा गया कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 4, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम 2 डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 2 डाइस के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रूल फॉलो हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड रूल कभी फॉलो होगा कभी नहीं होगा। ठीक, तो जब 2 डाइस या 3 डाइस या 4 डाइस आता है तो ये मान के चलना है कि नॉर्मली वहाँ पे जनरल डाइस ही दी जाती है, वहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता है, बाकी हो भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पे हम कैसे अपोजिट फाइंड करेंगे, तो याद रखना है कि जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन आएगा, दोनों ही डाइस में, ये मान लेते हैं पहली डाइस है और ये सेकेंड डाइस है, तो दोनों में ही एक कॉमन नंबर दिख रहा होगा। तो अगर दोनों में देखें तो कॉमन नंबर हमें क्या दिख रहा है, 2। पहले वाले डाइस से 2 दिखा और दूसरे वाले डाइस में क्या दिखा, 2। तो याद रखना है कि जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों ही डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है या फिर सेम है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। अगर दोनों में कॉमन हमें 2 मिल गया तो पहले वाले डाइस से 2 को लिखना है, और 2 को लिखने के बाद डाइस में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव करना है। तो 2 से मूव करेंगे तो 4 आएगा, 4 से क्लॉकवाइज मूव किया 5, 5 के बाद फिर से 2 आ जाएगा। तो अब जैसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे उसी क्रम में लिखना है। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5। क्लॉकवाइज मूव करना है और उसी क्रम में लिखना है। इसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले डाइस से सेम नंबर के नीचे हमें क्या लिखना है, सेम नंबर को लिखना है। तो 2 के नीचे 2 को लिखेंगे और फिर से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। तो पहले 6 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 6 और 3 को लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है वो हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 और 6 है ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो 5 और 3 है ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहा है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। अब बचा 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, तो जो ऐसा नंबर होगा जो रह गया होगा। तो नंबर कितने होंगे, 1 2 6 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से देख लो कि क्या रह गया है। तो 4 और 6 जा चुके हैं, तो 4 और 6 होगा नहीं। 3 और 5 हो चुका है तो होगा नहीं। अब 2 का अपोजिट तो 2 होगा नहीं, है ना, तो क्या बचा, सिर्फ 1। मतलब यहाँ पे 2 का जो अपोजिट है वो 1 होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कॉमन सरफेस आएगा यहाँ पे, इनमें से 2 का एक को कैंसिल कर दो, या फिर ये समझ लो कि जो नंबर रिमेनिंग रह गया है वही 2 का अपोजिट होगा। तो 2 3 4 5 6 हो गया, बचा क्या, 1। मतलब जो 2 का अपोजिट है ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने सभी नंबर्स के अपोजिट को फाइंड कर लिया। आप क्वेश्चन में किसी का भी पूछे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 6। मतलब जो ऑप्शन डी है वो होगा इसका आंसर। समझ में आ गया सभी को। तो क्या याद रखना है कि जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन आएगा हमेशा हमें क्या देखना है कि दोनों डाइस में से एक कॉमन नंबर होगा। जो कॉमन नंबर है, जो सिमिलर नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले डाइस से कॉमन नंबर को लेना है, और कॉमन नंबर क्या था, इनमें 2 था। तो 2 को लिखा, उसके बाद क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव करना है। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 5। दूसरे डाइस से सेम नंबर के नीचे सेम नंबर लिखना है, मतलब 2 के नीचे 2 लिखना है। फिर से क्लॉकवाइज मूव करना है, तो क्या आ जाएगा, 6 और 3। तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 5 और 3 अपोजिट होंगे, रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 1। तो जो 1 है वो 2 का अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको हमेशा सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 3, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन नंबर क्या है, 3 है, और दोनों में जो 3 है वो कहाँ पर है, टॉप पर है। अगर दोनों में 3 टॉप पर है, इसका मतलब है कि पहले इसको हम पहले तरीके से करते हैं जो इससे पहले बताया गया था, कि दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो पहले वाले डाइस से 3 को लेना है और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव करना है। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 6 आएगा। तो 3 के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के बाद 6 लिखेंगे, 3 के नीचे 3 लिखेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 1 और 5 आ जाएगा। तो 2 3 के बाद 1, 1 के बाद 5। तो जो 2 और 1 है वो अपोजिट हो जाएंगे, 5 और 6 अपोजिट होगा। जो नंबर रह गया वो क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट होगा। तो क्या क्या नंबर रह गए, 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग क्या बचा, 4। मतलब 3 का अपोजिट हो जाएगा 4।
और यहाँ पे पूछा गया कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 4, मतलब जो ऑप्शन ए है ये होगा इसका आंसर। ठीक। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना है, इसी को हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं। इसमें ये याद रखना है कि अगर किन्हीं दो डाइस में सेम नंबर सेम प्लेस पर है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और दोनों में 3 कहाँ पर है, सेम प्लेस पर है, तो बाकी के जो नंबर सेम प्लेस पर है वो होंगे अपोजिट। तो फ्रंट वाला फ्रंट का अपोजिट हो जाएगा, और जो राइट साइड में है वो राइट वाले का अपोजिट हो जाएगा। मतलब 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और जो नंबर रिमेनिंग रह गया वो 4 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और ट्रिक है, ये है कि अगर क्वेश्चन में ऐसे नंबर का अपोजिट पूछा जाता है जो दोनों ही डाइस में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, और इत्तेफाक से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 3 का ही अपोजिट पूछा गया है, तो बस इसमें ये देख लो कि जो नंबर मिसिंग है वही 3 का अपोजिट होगा। तो 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, बचा क्या मिसिंग, 4, मतलब 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक तभी काम आएगी जब अपोजिट ऐसे नंबर का पूछा जाए जो दोनों ही डाइस में कॉमन है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 6, 6 के अपोजिट में क्या आएगा, दोनों में कॉमन देखो क्या है, 1 है, दोनों में 1 कॉमन है, और दोनों में जो 1 है वो फ्रंट प्लेस पर है, मतलब सेम प्लेस पर है, तो जो 6 है वो राइट साइड में है, तो राइट साइड में क्या है, 3 है, मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से 6 का अपोजिट 3 आ जाएगा, मतलब जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें कंप्लीट फाइंड करना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट में आएगा, तो 1 का अपोजिट क्या था, 1 का अपोजिट बाद में लिखेंगे, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, बचा क्या नंबर 2 रिमेनिंग रह गया, मतलब 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी के अपोजिट मिल चुके हैं। ठीक है। और अगर इसको देखें, अगर डाउट लग रहा हो तो इसको हम पहले वाले मेथड से देख सकते हैं। दोनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 1 है, पहले वाला डाइस से 1 को लिखा, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या आएगा, 5 6, उसके बाद 1 के नीचे 1 लिखना है, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 3 आएगा, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, रिमेनिंग नंबर बचा 2, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट पहले ही देख चुके हैं, क्या आ चुका है, 3। तो ये जो रूल है ये सभी में अप्लीकेबल होगा। ये रूल जो है वो 2 डाइस में भी होगा, 3 डाइस में भी अप्लीकेबल होगा, 4 डाइस में भी होगा। तो अगर ये रूल समझ में आ गया तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन हो, 2 डाइस, 3 डाइस या 4 डाइस का, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 1, 1 के अपोजिट में क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 और 3 कॉमन है, यहाँ पे 6 और 3 कॉमन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर क्या है, एक साथ दो नंबर कॉमन है, अगर एक ही नंबर कॉमन होता तो उसको हम क्लॉकवाइज मूव करते, लेकिन दो नंबर कॉमन है, 3 भी कॉमन है, साथ में 6 भी कॉमन है। तो अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर किन्हीं दो डाइस में दो नंबर कॉमन है, अगर किन्हीं दो डाइस में दो नंबर कॉमन है, तो क्या याद रखना है कि जो नंबर बच गया वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ से 3 और 6 को कैंसिल करेंगे, यहाँ से 3 और 6 कैंसिल किया, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 6 है। यहाँ से क्या बचा, 4, और यहाँ से क्या बचा, 1, मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा, 1, और 1 का अपोजिट पूछा गया है तो 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो इस केस में याद रखना है कि जब 2 डाइस का क्वेश्चन होगा और यहाँ पे पूछा जाता है अपोजिट, और दो नंबर, दो सरफेस कॉमन है, दो नंबर कॉमन है, तो इनको छोड़ के जो बचा हुआ नंबर है वो अपोजिट होंगे, और यहाँ पे सिर्फ इसी को हम कंफर्म बता सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट जो है वो 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। लेकिन ये 4 6 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ यहाँ पे 4 और 6 है, 3 के साथ यहाँ पे 1 और 6 है, तो 1 4 और 6 तो नहीं होंगे। लेकिन बचे क्या नंबर, 2 और 5, तो 3 का अपोजिट 2 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर 6 का अपोजिट पूछा जाए तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। 6 का अपोजिट 1 यहाँ से नहीं होगा, 3 नहीं होगा और यहाँ से 4 नहीं होगा, तो ये अपोजिट में नहीं होंगे। तो बचा क्या, 2 और 5 बचा, तो 6 का अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। तो अगर 3 या 6 का अपोजिट पूछा जाता तो ये कंफर्म नहीं रहेगा, ये आइदर और के फॉर्म में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूछा गया विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 1, 1 के अपोजिट में क्या आएगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 3 4 6 है, 1 2 5 है, मतलब एक भी कॉमन नंबर नहीं है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे थे 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था 1 कॉमन नंबर, दूसरा था 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग,
जो इसके पहले जस्ट सॉल्व किया है, और तीसरा है नो कॉमन या फिर अननोन, है ना, नो कॉमन या फिर जीरो कॉमन बोल सकते हैं, या फिर बिल्कुल कोई भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो नो कॉमन है। अब अगर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इसके लिए हमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि वन के अपोजिट में क्या होगा, तो वन के अपोजिट में क्या कंफर्म है कि टू और फाइव नहीं होगा, क्योंकि वन के साथ टू और फाइव इसके एडिशन में दिख रहे हैं, तो वन का अपोजिट टू और फाइव नहीं होगा। लेकिन वन का अपोजिट थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, और सिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सी एंड डी। तो अगर एक भी कॉमन नंबर नहीं है और किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाता है, तो उस नंबर का जो अपोजिट है वो हमेशा क्या होगा, सी एन डी होगा। सी एन डी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे वन का अपोजिट पूछा गया है, तो वन का अपोजिट थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, और सिक्स भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा, कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी एन डी। लेकिन इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, वन का अपोजिट पूछा गया, लेकिन ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में सी एन डी नहीं है। अगर ऑप्शन में सी एन डी है तो याद रखना है कि हमेशा पहला जो प्रेफरेंस है वो सी एन डी को देना है, मतलब आंसर हमेशा क्या होगा, सी एन डी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सी एन डी नहीं है तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेम प्लेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो जो वन है वो राइट साइड में है, और जो फोर है ये भी राइट साइड में है, तो वन के सेम प्लेस में क्या है, फोर है, तो वन का अपोजिट फोर हम कंसीडर कर लेते हैं। ये कंफर्म आंसर नहीं है, बस इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सी एन डी नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहीं पे ऑप्शन सी एन डी होता, तो फिर हम फोर को यहाँ पे प्रेफरेंस दे देते, तब उस केस में आंसर सी एन डी हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर दोनों ही डाइस में एक भी कॉमन नंबर नहीं है तो उसका आंसर सी एन डी होगा, अगर ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में सी एन डी नहीं है तो फिर हम सेम प्लेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो वन यहाँ पे राइट साइड में है, फोर यहाँ पे राइट साइड में है, इसलिए वन का अपोजिट फोर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो इसके साथ ही जो टू डाइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला हम देखेंगे थ्री डाइस। थ्री डाइस का मतलब क्या होगा कि एक ही डाइस के तीन अलग अलग इमेजेस दिए गए, ये तीनों डाइस मिलाकर एक ही डाइस बनेगा, बस ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से उसी डाइस के इमेजेस हैं। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो जो हम थ्री डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है कि दोनों रूल अप्लाई हो सकते हैं, वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और टू कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा इजिली लग रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखें तो यहाँ पे टू कॉमन नंबर किसी भी डाइस में नहीं है, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो जब थ्री डाइस का क्वेश्चन आएगा तो याद रखना है कि हमें किन तीनों में से किन्हीं भी ऐसे दो डाइस का पेयर लेना है जहां पर एक कॉमन नंबर हो, मतलब पहले दो का पेयर ले सकते हैं, आखिरी दो का पेयर ले सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का भी ले सकते हैं। आंसर हमेशा सिमिलर ही आएगा, बस याद रखना है कि एक कॉमन नंबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का हम पेयर देखें तो इन दोनों में ही कॉमन नंबर क्या है, सिक्स है, और दोनों में सिक्स कहाँ पर है, सेम प्लेस पर है। मतलब यहाँ पे बाकी के जो नंबर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं वो अपोजिट होंगे, तो टू का अपोजिट यहाँ से हो जाएगा फाइव, तो टू का अपोजिट फाइव हो जाएगा, और यहाँ से फोर का अपोजिट वन हो जाएगा, नंबर क्या बचा, थ्री, मतलब सिक्स का अपोजिट थ्री हो जाएगा। अब ये कब आया, अगर हमने फर्स्ट और सेकेंड डाइस को लिया तो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया फाइव का अपोजिट क्या होगा, मतलब फाइव का अपोजिट टू होगा, ये आंसर हो चुका है। लेकिन अगर हम क्रॉस चेक करें कंफर्म करने के लिए कि बाकी अगर डाइस का पेयर लें तो आंसर आ रहा है या फिर नहीं, तो अगर हम अगले दो डाइस का पेयर लें तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, फाइव दिख रहा है, यहाँ पे भी फाइव है और यहाँ पे भी फाइव है। पहले वाले डाइस से फाइव को लिया, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वन सिक्स आ जाएगा। दूसरे वाले डाइस से फाइव के नीचे फाइव लेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर और थ्री आ जाएगा। वन का अपोजिट फोर, सिक्स का अपोजिट थ्री, बचा क्या टू, तो फाइव का अपोजिट टू हो जाएगा। मैच करो, वन का अपोजिट फोर, सिक्स का अपोजिट थ्री, टू का अपोजिट फाइव। और ये कहाँ से आया आंसर, सेकेंड और थर्ड वाले डाइस को लेने पर, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, ये भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्लियर। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में हम ये कंफर्म नहीं करेंगे, है ना। तो बार बार क्रॉस चेक नहीं करेंगे, ये पहली बार कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, इसलिए हम इसको चेक कर रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले डाइस को लें, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है फोर, फोर यहाँ पर भी है और फोर यहाँ पर भी। पहले वाले डाइस से फोर को लेंगे, क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद टू आ जाएगा। फोर के नीचे फोर लिखेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो थ्री और फाइव आ जाएगा, सिक्स का अपोजिट थ्री,
चेक करो, बाकी सब में वही आ रहा है। 2 का अपोजिट 5 वही आ रहा है, बचा 4, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर मिसिंग था। और ये आंसर कब आया, जब हमने फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को लिया है। तो फर्स्ट और सेकंड को लिया, सेकंड एंड थर्ड को पेयर चेक किया, फर्स्ट एंड थर्ड का चेक किया, सभी से अगर देखोगे तो लगभग आंसर वही आ रहा है। बस ये है कि यहाँ पे 5 कॉमन था तो 5 की जगह पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 कॉमन था, दोनों में अगर देखा जाए तो 6 को कैंसिल करने पर 3 आया, है ना। यहाँ पे 5 को कैंसिल किया तो 2 आया, यहाँ पे 4 को कैंसिल किया तो 1 आया। लेकिन अगर फाइनली देखोगे तो 6 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 1 आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि 3 डाइस के क्वेश्चंस को हमें 2 डाइस के तरीके से ही सॉल्व करना है 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग, और 3 में से किन्हीं भी ऐसे 2 डाइस का पेयर लेना है जहां पर एक कॉमन नंबर हो। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 6, 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 कॉमन नहीं है, 3 और 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 और 6 कॉमन है, दो नंबर कॉमन हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 5 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 5 कॉमन है, ये तो 2 2 कॉमन नंबर चल रहे हैं। अभी हमने क्या देखा है, 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट वाले डाइस का पेयर देखें, फर्स्ट एंड लास्ट को, तो 2 3 6 3 4 5, यहाँ पे एक ही कॉमन नंबर है और वो है 3। तो अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड वाले डाइस का पेयर लेते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन 3। तो पहले वाले डाइस से 3 को लिया, क्लॉक वाइज मूव करोगे तो 2 6 आ जाएगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो 3 के नीचे 3 को लिखेंगे, क्लॉक वाइज मूव करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। तो 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 4 हो गया, बचा क्या 1, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन डी है ये आंसर हो जाएगा। ये हमने जो सॉल्व किया है फर्स्ट एंड थर्ड वाले डाइस का पेयर लेके, ये हम सॉल्व कर रहे थे 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। ये कब करना है ऐसा, जब 1 कॉमन नंबर हो। लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग बताया गया था कि अगर किन्हीं दो डाइस में 2 कॉमन नंबर हैं तो दोनों कॉमन नंबर को हमें स्किप कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद जो नंबर बच गए वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पे 3 और 6 कॉमन है, यहाँ पर 3 और 6 कॉमन है, तो 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6 होगा। यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 5, मतलब 2 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 5। तो 3 और 6 कॉमन है, इनको छोड़ दिया तो बचा क्या, 2 और 5, मतलब 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले दो डाइस से देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है, 5, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ से 3 और 5 को हटा दिया, यहाँ से 3 और 5 को हटा दिया, यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 4, मतलब 6 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो के पेयर में चल रहा है, दो दो के पेयर में से 4 नंबर हमें मिल चुके हैं। 2 5 का अपोजिट होगा, 6 4 का अपोजिट होगा। तो अगले जो दो नंबर बच रहे हैं रिमेनिंग, वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ से 2 5 मिला, 4 6 बचा, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 1 और 3। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से चेक कर लो, 1 3 2 5 4 6, 2 5 4 6 3, 1 3 आ गया, 6 का अपोजिट 4 आ जाएगा। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए हम इसको 1 कॉमन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो 1 2 3 है, 1 3 5 है, 2 4 3 है, और 3 का अपोजिट पूछा गया है। ध्यान से अगर देखा जाए तो 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, और 3 यहाँ पर भी कॉमन है। अब अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आ जाए जो तीनों ही डाइस में कॉमन है, तो तीनों ही डाइस को मिला के देखो कि जो नंबर मिसिंग है वो 3 का अपोजिट होगा। तो 3 का अपोजिट 1 और 2 नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 एडसेंट है। यहाँ पे 1 के साथ 5 है तो 1 ऑलरेडी था, तो 5 भी कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 3 के साथ 2 और 4 है, तो 2 तो आ चुका था, 4 आ गया, तो ये होगा नहीं। 3 का अपोजिट स्वयं 3 तो होगा नहीं, 1 2 4 5 4 हो गया, बचा क्या 6, मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा 6। तो जो 3 नंबर मिसिंग है वही 3 का अपोजिट हो जाएगा, और इत्तेफाक से उसी नंबर का पूछा जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ से 3 का अपोजिट क्या आ गया 6, मतलब आंसर ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब अगर इसको हम 1 कॉमन नंबर या 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग करें तो कैसे करेंगे, तो जो भी इजी लगे। जैसे यहाँ पे 3 और 1 कॉमन है, तो 3 और 1 यहाँ पे कॉमन है। तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 3 कॉमन था, 1 3 कॉमन था, स्किप कर दिया, क्या बचा 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा।
इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 2 और 3 कॉमन है, इनको छोड़ दिया तो क्या बचा 1 और 4, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6, तो 1 का अपोजिट 4, तो रिमेनिंग क्या बच रहे हैं 3 और 6, मतलब 3 और जो 6 है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 का अपोजिट चेक करो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ऑलरेडी चेक कर चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग करें, ट्राई करें कि 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कौन सा पेयर लेना पड़ेगा, इन दोनों का पेयर लेना पड़ेगा 1 3 5 और 2 3 4, आखिरी दो को। इनमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, दोनों को हटा दिया, या फिर ये कहें कि 3 को लिखने के बाद क्लॉक वाइज मूव किया तो 5 और 1 आ गया, 3 के नीचे 3 लिखा, क्लॉक वाइज मूव करोगे तो 2 और 4 आ जाएगा, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 4, नंबर क्या बच रहा है 6, तो 3 का अपोजिट 6 आ जाएगा। तो ये तीनों तरीके से देख सकते हैं, जो भी इजी लगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो तभी हो सकता है जब इसमें क्या हो, ऐसे नंबर का अपोजिट पूछा जा रहा है जो तीनों ही डाइस में कॉमन। अगर ये नहीं है तो फिर हमें 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएंगे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं, उसके बाद जो है 4 डाइस करेंगे। चलो तो जल्दी से देख लेते हैं इनको। यहाँ पे दिया गया है विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 1, 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 1 यहाँ पर है, 1 के साथ कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 4 और देखो यहाँ पे 4 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 4 और 2 कॉमन है, तो क्या बचा 1, यहाँ से बचा 3, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बस हमें समझ में आ चुका है पैटर्न कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 और 2 कॉमन था, यहाँ पे 4 और 2 कॉमन था, तो 1 का अपोजिट 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये लेटर के अकॉर्डिंग दिया गया है, लेटर के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो याद रखना है कि अगर ए बी सी डी दिया गया है तो ए से लेकर एफ तक दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। क्या पूछा गया है कि बी का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। कॉमन देखो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, डी और एफ कॉमन है, ए और डी कॉमन है। हाँ, यहाँ पे देखो ए और डी कॉमन है, यहाँ पर ए और डी कॉमन है। फर्स्ट एंड थर्ड को देखें तो यहाँ पे ए कॉमन है और डी, यहाँ पर ए और डी कॉमन है, मतलब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। और यही पूछा गया था कि बी के अपोजिट में क्या आएगा, तो बी के अपोजिट में एफ आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए और डी कॉमन था, नहीं इसको ऐसे ले लेते हैं, ए और डी कॉमन था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और डी कॉमन था, दो कॉमन हो गए लेटर, दोनों को छोड़ दिया, तो यहाँ से बचा एफ, यहाँ से बचा बी, तो बी का अपोजिट एफ हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर हम आगे पेयर इसको सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस में, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एफ के साथ ए है, बाकी तो कॉमन नहीं दिख रहा है, बस यही एक कॉमन था। इन दोनों में अगर देखा जाए तो दो कॉमन नंबर नहीं है ना, ए एफ डी है, सी ई एफ है, कॉमन है नहीं। इनमें भी कॉमन नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट में भी नहीं है। तो चलो इसको हम 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट में अप्लाई किया तो डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर हम सभी का फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, तो इसको हमें 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे भी एफ है। एफ को लिखा, क्लॉक वाइज मूव करोगे तो क्या आएगा डी और ए आ जाएगा। यहाँ से एफ के नीचे एफ को लिखा, क्लॉक वाइज मूव करोगे तो क्या आ जाएगा सी और ई आ जाएगा। तो हमें क्या दिखा, ए सी डी ई दिखा, एफ दिखा, बचा क्या बी। तो जो एफ कॉमन था दोनों में, उसके एफ के अपोजिट में क्या आ जाएगा बी। ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके थे, और यहाँ से सभी का अपोजिट पता चल गया। एफ का अपोजिट बी होगा, सी का अपोजिट डी होगा, ए का अपोजिट ई हो जाएगा, मतलब आंसर जो ऑप्शन बी था एफ वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो अब अगला करेंगे 4 डाइस। जैसे अभी हम 3 डाइस को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही 4 डाइस को सॉल्व करना है। बस इसमें क्या होगा कि एक ही डाइस के 4 अलग अलग इमेजेस होंगे, और यहाँ पे इसको भी हम 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं और 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 3, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो अब अगर यहाँ पे कॉमन देखा जाए तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, 6 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 6 और 2 कॉमन है। 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग पहले कर लेते हैं क्योंकि वही इजी लग रहा है, तो पहले उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी हम इसको चेक कर लेंगे। तो 6 और 2 कॉमन था, 6 और 2 कॉमन था, दोनों को छोड़ दिया, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 4, तो जो 3 का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा 4।
इसके बाद अगर देखें आगे के डाइस में देखते हैं तो यहाँ पे 6 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 6 और 4 कॉमन है, क्या बचा 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, तो अगले जो दो नंबर बच रहे हैं, क्योंकि टोटल तो 6 ही नंबर होंगे, 6 सरफेस होती हैं, तो क्या बच रहा है 1 और 6 बच रहा है, मतलब 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 का अपोजिट पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा 4, मतलब जो ऑप्शन ए है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो अगर इसको हम 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 6 2 दिख रहा है, 4 5 6 दिख रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाले डाइस को हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक ही कॉमन नंबर है और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 6, यहाँ पे भी 6 कॉमन है और यहाँ पर भी 6 कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा 2 3, यहाँ से 5 4। तो अब 6 को लिया, क्लॉकवाइज मूव किया तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ जाएगा। यहाँ से 6 के नीचे 6 को लिखेंगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या आएगा 5 और 4 आ जाएगा। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 आ जाएगा। तो 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, रिमेनिंग क्या बचा 1। तो 1 का जो अपोजिट है मतलब 6 का जो अपोजिट है वो 1 हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, बचा क्या 6, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 1 6 2 5 3 4, देखो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 डाइस को भी 1 कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 का अपोजिट पूछा गया है, इससे मतलब नहीं है, पहले डायरेक्ट हम देख लेते हैं पेयर। जैसे ही पेयर मिल गया कौन किसके अपोजिट में है तो इजीली पता चल जाएगा कि 2 के अपोजिट में क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो 1 3 6 है, यहाँ पे 2 5 4 है, एक भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 और 1 है। तो देखो पहले वाले डाइस में 3 और 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 और 1 कॉमन था, तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले डाइस को देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन है 3 और 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 और 6 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट 2 आ गया, 1 2 5 6 हो गया, बचा क्या 3 और 4, तो 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमने सॉल्व कैसे किया है 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है आंसर। अब 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहाँ पे 1 3 6 है, 1 3 5 है, दो पेयर है, 3 2 6 है, यहाँ पे देखो नहीं 3 6 है, 3 6 है, दो पेयर कौन चल रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को ले सकते हैं, सेकंड एंड फोर्थ 2 5 4 2 3 6 है ना, एक ही नंबर कॉमन है। तो पहले वाले डाइस से 2 को लिखा, क्लॉकवाइज मूव करोगे क्या आएगा 5 और 4 आएगा। 2 के नीचे 2 लिखेंगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 6 और 3 आ जाएगा। 5 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, बचा 1 का अपोजिट 2 आ रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 कॉमन है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा रिमेनिंग नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार हर क्वेश्चन में इसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप इसको या कॉन्फिडेंस के साथ या तो 2 डाइस के साथ कॉमन 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 1 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग, जो भी पहली नज़र में मिल जाए, जो भी इजी लगे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 3, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। अब 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो इसके लिए अगर कॉमन देखा जाए तो हम 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 और 1 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 1 कॉमन है। इसको हम 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं और सिर्फ इसी मेथड से करेंगे। जो 1 कॉमन है उसको अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 1 कॉमन था, यहाँ पे 5 और 1 है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, मतलब 2 के अपोजिट में 6 आएगा। इसके बाद अगर देखें और क्या कॉमन दिख रहा है तो 5 1 के अलावा यहाँ पे 5 और 6 है। यहाँ पे देखो ये 5 और 6 कॉमन है, यहाँ पे 5 और 6 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 नंबर मिल गए, तो जो बचे हुए दो नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4, तो बचा क्या 3 और 5 बचा, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 3 का अपोजिट पूछा गया, 3 का अपोजिट क्या मिल गया 5 मिल गया, मतलब जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डाइस का जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, बस एक ही पैटर्न है। 1 कॉमन अगर समझ में आ गया तो उससे भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आगे चल के 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि विच नंबर इज एट अपोजिट ऑफ नंबर 4, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा।
तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 कॉमन नंबर दिख रहा है, 5 और 3 दिख रहा है, यहाँ पे 5 और 3 है तो 1 के अपोजिट में क्या आ गया, 4 आ गया। बस यही पूछा था। लेकिन आगे अगर हम देखें कि और क्या नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 और 4 कॉमन है, यहाँ पे 3 और 4 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, तो बचा क्या 3, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, और ये हमने सॉल्व किया है 2 कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, मतलब जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर ओपन डाइस आएगा जो लास्ट पैटर्न होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, विच फेस इज अपोजिट टू द फेस विथ अल्फाबेट बी इफ फोर पोजिशन इज गिवन बिलो एज। यहाँ पे बी का अपोजिट पूछा गया है, क्या होगा, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बी और डी कॉमन है, यहाँ पे बी और डी कॉमन है, तो एफ का जो अपोजिट है वो हो जाएगा सी। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, टू कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एफ का अपोजिट सी हो गया, बी और डी कॉमन थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे सी और डी कॉमन है, यहाँ पर भी सी और डी कॉमन है, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, बी। तो बी का जो अपोजिट है वो कॉमन हो गया, ई। तो सी का अपोजिट हो गया एफ, बी का अपोजिट ई हो गया, बचा क्या, ए और डी बचा, तो ए और डी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर क्रॉस चेक करें तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सी और बी कॉमन है, यहाँ पे सी और बी कॉमन है, तो यहाँ से बचा ए, यहाँ से बचा डी, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा, है ना। अगर डाउट लग रहा हो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए का अपोजिट डी, बी का अपोजिट ई और एफ का अपोजिट सी आ गया। तो बी का अपोजिट क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यही पूछा गया था बी के अपोजिट में क्या आएगा, तो क्या आएगा, ई आएगा। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो है वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बी डी एफ है, यहाँ पे डी ई सी है, तो एक ही कॉमन नंबर है, चूंकि डी कॉमन है दोनों में, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर देखें तो इसको हम वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग दोनों में कॉमन डी है, डी लिया, क्लॉकवाइज मूव किया तो बी, बी के बाद एफ आ जाएगा, तो बी, बी के बाद एफ आ जाएगा। यहाँ पे डी है, डी के बाद क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या आ जाएगा, ई, और उसके बाद सी आ जाएगा। बी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट सी, बचा डी, तो डी का अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रूफ हो गया है कि हम टू डाइस हो, थ्री डाइस हो या फिर फोर डाइस हो, उसको हम वन कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग और टू कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। टू कॉमन नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो थ्री डाइस और फोर डाइस में है, क्योंकि वहाँ पे टू कॉमन नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर टू डाइस आता है तो टू डाइस में क्या होता है कि टू, अगर टू कॉमन नंबर है तो सिर्फ उसी का बता सकते हैं जो रिमेनिंग रह गए हैं, क्योंकि फिर बाकी का कंफर्म नहीं होता है। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट पैटर्न में, जो कि है ओपन डाइस। ओपन डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, और ये जो दिया गया है ये है ओपन डाइस, और उसके बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं क्लोज डाइस के रूप में, और हमें बताना है कि अगर इस ओपन डाइस को हम डाइस के रूप में फोल्ड करते हैं ना, इस ओपन डाइस को अगर हम डाइस के रूप में क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करने के बाद ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा डाइस बनेगा जो बिल्कुल सही होगा, जो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब इस डाइस को फोल्ड करेंगे तो या तो इमेजिन कर लें, है ना, इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ये फाइंड करेंगे कौन किसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या याद रखना है कि जैसे ये अगर सरफेस हम लेते हैं तो जो टॉप है, टॉप से अगर हमें बॉटम में जाना है ना, कैसे मान लो ये ओपन डाइस के रूप में अगर फोल्ड करते हैं इस तरीके से, तो अगर हमें किसी भी डाइस में टॉप से बॉटम में जाना है, जैसे मान लो ये डाइस ले लेते हैं, बनाते हैं डाइस, और इसमें देखो अगर हमें टॉप से बॉटम में जाना है तो अगर यहाँ से हम फ्रंट से जाते हैं तो ये एक डाइस आएगा, मतलब एक सरफेस आएगा। राइट साइड से अगर हम बॉटम में जाते हैं तो एक सरफेस आएगा, लेफ्ट साइड से जाते हैं तो फिर एक सरफेस आएगा, और अगर बैक साइड से जाते हैं बॉटम में तो फिर भी एक सरफेस आएगा। मतलब अगर हम टॉप से बॉटम में मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो दो अपोजिट सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, एक सरफेस कॉमन आ रही है, मतलब एक सरफेस क्या आ रही है, उनके बीच में आ रही है। उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस ओपन डाइस का अपोजिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि ओपन डाइस में अपोजिट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि अगर तीन सरफेस एक साथ स्ट्रेट लाइन में है तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन है इसको छोड़ दो, तो ये जो दोनों डाइस हैं, या सॉरी दोनों जो सरफेस है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन इन तीनों का स्ट्रेट होना जरूरी है, या तो टॉप टू बॉटम के फॉर्म में हो या लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में। अगर कुछ ऐसा हो गया और फिर ये कहा जाए कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये कॉमन है तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो ये कंसीडर नहीं होगा।
तो तीनों का स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है, तभी वहां पे ये रूल फॉलो होगा। तो क्या याद रखना है कि ओपन डाइस में दो अपोजिट सरफेस के बीच में एक सरफेस कॉमन होता है, या फिर ये कहें कि अगर दो सरफेस के बीच में एक सरफेस कॉमन आ रहा है तो जो बाकी के सरफेस थे ये वाले, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपोजिट को चेक करेंगे। तो पी का जो अपोजिट है वो आर हो जाएगा, एस का अपोजिट यू हो जाएगा, बचा कौन, क्यू और टी, तो क्यू का अपोजिट टी हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से P का अपोजिट हमें R मिल गया है, S का जो अपोजिट है वो U हो गया है, और T का जो अपोजिट है या फिर ये कहें कि Q का जो अपोजिट है वो T हो जाएगा। ठीक है, तो P का जो अपोजिट है वो R हो जाएगा, S का जो अपोजिट है वो U हो जाएगा, और Q का जो अपोजिट है वो T हो जाएगा। अब यहाँ पे अपोजिट फाइंड करने के बाद स्टार्टिंग में जो रूल बताया गया था उस रूल को हम फॉलो करेंगे, और वहाँ पे ये बताया गया था कि दो अपोजिट सरफेस या नंबर या फिर ये लेटर, दो अपोजिट नंबर या लेटर जो है वो कभी भी एक दूसरे के एडिशन में नहीं आ सकते हैं, या फिर ये कहें कि जो एडिशन में है वो अपोजिट में नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, अपोजिट, कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट में आएगा, और इस अपोजिट को अब हमें एक एक करके ऑप्शन में चेक करना है कि ये जो अपोजिट वाले पेयर हैं, अपोजिट लेटर के जो पेयर हैं वो एक दूसरे के एडिशन में नहीं आने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के एडिशन में मतलब अगल बगल आ रहे हैं तो वो गलत होगा, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखो पी टी क्यू दिखा, जबकि टी और क्यू क्या है, अपोजिट है। जब वो अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकता, मतलब एक दूसरे के अगल बगल नहीं आ सकता, मतलब ये क्या हो गया, गलत। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे दिया गया है एस यू क्यू दिया गया है, जबकि एस और यू एक दूसरे के अपोजिट है, तो एस और यू एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे यू आर पी दिया गया है, जबकि आर और पी एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो आर और पी है वो एक साथ नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया। चार ही ऑप्शन थे, ये तीनों गलत हो गए, तो जो बचा हुआ ऑप्शन डी है इसका मतलब है कंफर्म कि ये आंसर होगा। अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आर टी एस दिया गया है, यहाँ पे आर है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एस है। जो आर टी एस है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। जब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है मतलब कंफर्म है कि एडिशन में आ सकते हैं, मतलब जो ऑप्शन डी है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन डाइस को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया कि जो ओपन डाइस है उस ओपन डाइस से पहले हमें क्या करना है, अपोजिट फाइंड करना है। और अपोजिट फाइंड करने का तरीका क्या बताया गया है कि दो सरफेस के बीच में एक सरफेस रिमेनिंग होना चाहिए। तो अगर दो सरफेस के बीच में एक सरफेस रिमेनिंग है तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो पहले अपोजिट फाइंड करना है। दूसरा, अपोजिट फाइंड करने के बाद ये फाइंड करना है कि जो अपोजिट सरफेस हैं, जो अपोजिट लेटर या फिर नंबर जो भी होगा वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं आना चाहिए। एडिशन में अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, वही सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा किसके इनमें से इस ओपन डाइस को अगर फोल्ड करते हैं तो इनमें से कौन सा होगा जो सही होगा। तो अब इसके लिए भी वही रूल अप्लाई करोगे, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो 3 को छोड़ दिया तो 5 का अपोजिट क्या आ गया, 6। यहाँ से 5 का अपोजिट हमें 6 मिल गया। ठीक है, 1 और 3 के बीच में यहाँ पे 2 को स्किप कर दो तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 1 का जो अपोजिट है वो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 और 4 के बीच में, ये तीन स्ट्रेट लाइन में है तो 3 को स्किप करो तो 2 का अपोजिट 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कंफर्म कर लिया कौन सा नंबर किसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, तो वो ये फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और बचा कौन, 5 और 6। तो जो 5 और 6 है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, रूल कौन सा अप्लाई कर रहे हैं कि दो अपोजिट सरफेस के बीच में एक सरफेस रिमेनिंग होना चाहिए, तो ये जो सरफेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे। ठीक, अब अपोजिट फाइंड करने के बाद हमें क्या देखना है कि ये जो अपोजिट नंबर आ रहे हैं वो एक दूसरे के एडिशन में नहीं आने चाहिए, मतलब हमें एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखो 1 5 3 दिया गया है, जबकि 1 और 3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ पे एक साथ एडिशन में नहीं आ सकते, तो गलत हो गया। यहाँ पे 4 3 5 दिया गया है, 4 3 5, तो 4 3 5 एक दूसरे के एडिशन में नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, तो एडिशन में आ सकते हैं, मतलब इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी ही होगा। ठीक, बाकी क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 3 4 दिया गया है, जबकि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो साथ में नहीं आ सकते। यहाँ पे दिया गया है 1 2 3, 1 2 3 में से क्या होगा, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट में है, तो साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपोजिट हमने यहाँ पे फाइंड किया है वो एक दूसरे के एडिशन में नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन में या किसी भी डाइस में आ रहा है मतलब वो
गलत होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से उसी तरीके से दिया गया है, तो एफ का अपोजिट बी हो जाएगा। ठीक है, एफ का अपोजिट बी हो जाएगा, ई का अपोजिट सी हो जाएगा, और बचा कौन, ए और डी। तो ए का जो अपोजिट है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले उनका फाइंड कर लो जो कंफर्म मिल रहा है। तो एफ का अपोजिट बी होगा, ई का अपोजिट सी होगा, बचा यहाँ से बी और यहाँ से बचा सॉरी यहाँ से बचा ए और यहाँ से बचा डी, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा। अब क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। चेक कर लेते हैं। तो बी एफ ई दिया गया है, जबकि बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट में है, तो एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो गया। ई एफ डी दिया गया है, बी एफ डी, तो ई एफ डी दिया है, ई एफ डी, ई एफ डी है ना, तो ये एक दूसरे के एडिशन में आ सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं, बाकी आगे का देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। बी ई सी दिया गया है, तो ई और सी एक साथ नहीं आ सकते, तो गलत हो गया। ए डी ई दिया गया है, जबकि ए और डी अपोजिट है, तो साथ में ये नहीं आ सकते, ये भी गलत हो गया। मतलब कंफर्म है कि ऑप्शन बी सही होगा। तो इसी तरीके से हमें ओपन डाइस को सॉल्व करना है। ये एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है 3 डाइस, कह सकते हैं कि 3 डाइस दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपोजिट जो है ओपन डाइस को फाइंड करना है। कि अगर इस डाइस को हम पहले तो फाइंड करना है कि इसका नंबर कौन किसके अपोजिट में आएगा। तो 3 डाइस दिया गया है, 3 डाइस से पहले हमें अपोजिट फाइंड करना है, कौन किसके अपोजिट में आएगा, और फिर उसको ओपन डाइस में लिखना है कि ओपन डाइस अगर बनाते हैं तो इनमें से कौन सा ओपन डाइस है जो सही होगा। तो पहले अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। अपोजिट फाइंड करने का तरीका तो बताया गया था, एन आर पी एन एम ओ, दोनों में कॉमन क्या है, एन है। पहले वाले डाइस से हम एन को लेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आर और पी आ जाएगा। उसके बाद एन के नीचे एन को लिखेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एम और ओ आ जाएगा। आर का अपोजिट एम, पी का अपोजिट ओ हो जाएगा। बचा एन, तो एन का जो अपोजिट है वो यहाँ से क्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो एन आर पी एन एम ओ और ओ आर क्यू दिया गया है, मतलब जो एन का अपोजिट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गए हैं अपोजिट। तो इस एन को अब हम हटा देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं कि एन का अपोजिट यहाँ से क्यू आ रहा है। अब क्या करना है कि ये जो अपोजिट है, ये अपोजिट हमें मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पे जब ओपन डाइस में देखोगे कि ये सभी जो पेयर हैं अपोजिट वाले, ये एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं या फिर नहीं। और चेक करने का तरीका वही है, एक छोड़कर। तो एन के अपोजिट में यहाँ पे एम आ रहा है, और एन का अपोजिट यहाँ पे क्यू दिया गया है, तो एन का अपोजिट एम नहीं होगा, गलत हो गया। यहाँ पे क्यू का अपोजिट क्या आ रहा है, एम आ रहा है। क्यू का अपोजिट क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और क्यू का अपोजिट क्या है, एन है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे m का अपोजिट r दिया गया है, तो m का अपोजिट r, ये तो मैच कर गया। उसके बाद o का अपोजिट यहाँ पे q दिया गया है, जबकि o का अपोजिट p है, तो ये गलत हो गया। 4 ऑप्शन थे, 3 गलत हो गया, तो जो बचा है वो सही होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। r का अपोजिट m आ रहा है, r का अपोजिट m आ रहा है। p का अपोजिट यहाँ से o आ रहा है, तो p का अपोजिट o आ रहा है। बचा n, तो n का अपोजिट क्या हो जाएगा, q, बिल्कुल मैच कर रहा है। सारे अपोजिट वाले पेयर मैच कर गए, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले इसको हमें डाइस के रूप में अपोजिट फाइंड करना था 3 डाइस से, तो 3 डाइस से हमने अपोजिट फाइंड कर लिया। अपोजिट फाइंड करने के बाद ओपन डाइस में ये देखना था कि जो जिसके अपोजिट में आ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में पेयर आ रहे हैं या फिर नहीं। तो पहला क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एन का अपोजिट एम दिया गया जबकि एन का अपोजिट क्या था, क्यू था। दूसरा अगर देखो तो पी का अपोजिट आर दिया गया जबकि पी का अपोजिट ओ है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे आर का अपोजिट एन दिया गया है जबकि आर का अपोजिट एम है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो गलत हो ही चुका था, है ना। ये देखो एम का अपोजिट एन तो आर मैच हो गया, लेकिन ओ का अपोजिट क्यू नहीं मैच हो रहा था क्योंकि ओ का अपोजिट पी था। तो बचा कौन, डी, ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा।